प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी बेबी हवलदार की रचना आलो हवलदारी के प्रथम 5वें भाग की ओर, जो कि बड़ी लंबी इनकी कथानक है, कई भागों में हम सबको पढ़ना पड़ेगा। 5वें भाग की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। हमने पूर्व के भागों में देखा था कि बेबी हवलदार काफ़ी परेशान थी, अकेली रहती थी। वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पे घरों पे कोई शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी और मकान मालिक की लड़के की भी नियति ठीक नहीं थी, इसलिए वह उस घर को बदलना चाहती थी। इसलिए कहती हैं, पेज नंबर 32 से हम लोग कंटिन्यू है। मैं अपने काम पे जाती थी और साथ ही घर भी ढूंढती थी। एक दिन काम पर से लौट रही थी तो देखा मेरे बच्चे रोते दौड़ते चले आ रहे हैं मेरे पास। बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बड़ी आशंका हुई, लेखिका भी काफ़ी घबरा गई। बच्चों की बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। क्या हो गया? मैंने कहा, चलो चल कर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा तो सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों के अपने पास बैठाए रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा घर ही नहीं तोड़ा था, आसपास और भी जो घर थे उन्हें तोड़ डाले थे, क्योंकि लेकिन उनके घरों में कोई मर्द लड़का या स्वामी नहीं था, इसलिए मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी के अभी वहीं पे बिखरा था। यानी हो सकता है कि कुछ वह ऐसी जगहों पे रहा हो जो अनाधिकृत रूप से हो, जिसका परमिशन न हो। जिससे चूँकि झोपड़ी होते हैं उसको देखते हमेशा बुलडोजर चलता रहता है, उसे तोड़ा जाता है, तो लगता है कि ऐसे ही बेबी हवलदार का भी घर रहा है। चूँकि सबके घर पे परिवार के सदस्य थे, सबका सामान चला गया था, लेकिन इसका सामान वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि इसके घर पे कोई मर्द नहीं बचे थे। हमें छोड़ वहाँ से बस कुछ लोग ही बचे थे। वही इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था। सभी लोग तो चले गए थे, लेकिन कुछ समाज में अच्छे भी लोग होते हैं। चूँकि बेबी हवलदार से उनका जुड़ाव था, इसलिए वह लोग वहाँ पे रुके हुए थे। घर की वैसी हालत में उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी, मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। देखिए, बच्चे भी बड़े भावुक होते हैं। अगर माता पिता अगर रोते हैं तो बच्चे भी अपने आप को चुप नहीं रह पाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। मेरा कोई अपना नहीं था। पास ही दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ सरकार या इस बुलडोजर चले हैं, तमाम घरों को तोड़ दिए। उसके भाई थे, अपने थे, उन्हें पता था। इसके बावजूद भी मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। हो सकता है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़े, उसे कुछ न कुछ देना पड़े। मैं सोचती थी कि माँ होती तो देखती आज मैं किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में और कितना कष्ट है और कितना दुख भोगना है। अगर मेरी माँ होती तो वह देखती, न जाने कितना कष्ट मुझे और भी उठाना पड़ेगा, मेरे जीवन में और कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। उस दिन फिर भी कहीं घर खोजना खासना नहीं हुआ। रात 8 बजे भोला दा आए। वो मुसलमान थे, उनका नाम भोला दा था। वो पास ही में रहते थे। उनका भी घर तोड़ दिया गया था। हम लोगों की तरफ से कार आने वाले थे, यानी दोनों मेरे भाइयों और मेरे पापा को जानते थे, क्योंकि उसके मायके के तरफ के थे। मेरे बच्चों से भोला को बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ तुम अकेली रात में सड़क पे कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? खुली गंदी जगह में हम सब ओस में वह रात किसी तरह काट दी। देखिए, नेक दिल इंसान आज भी होते हैं। लोग कहते हैं इसका घर है, मुझे क्या रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी भोला दा, चूँकि आत्मीयता थी, बच्चों से स्नेह था, रुकने के लिए वहाँ पे तैयार हो गया। किसी तरह रहा। तुम जहाँ काम करती हो साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातूस ने पहले ही कहा था रहने के लिए मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात करके देख लो। मैंने उनसे कहा, बोला था तुम ही एक बार चल के उनसे बात कर लो। मेरे कहने की हिम्मत नहीं होती। बोला था, बोला चलो चलो, तो फिर चलो। मैं लेकर चली गई। बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखते ही तातूस अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही बोले, क्या बात है बेबी, रोज़
तो तुम ऐसी नहीं देखती हो, तुम्हारा मुंह सूखा सूखा, आज तुम्हारे चेहरे पे घबराहट की लकीरें दिख रही। देखिए चेहरा सब कुछ बयां कर देता है, चेहरे में सब कुछ बयां कर देता। मनोवैज्ञानिक ढंग है, व्यक्ति के चेहरे से हम सब कुछ जान पाते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें बता दी कि हम लोगों के घर में कैसे बुलडोजर तोड़ दिए, चूँकि अनादरित रहे होंगे इसलिए तोड़ दिए होंगे। कैसी सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा मेरी साथ मेरी जान पहचान के एक आदमी आया, आपसे बात करना चाहता है। मेरी बात सुनकर तातूस फौरन आए और भोला दास से बात कर मेरे पास आए, बोले तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई। देखिए कितने नेक दिल इंसान, और कहते हैं कि तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई, बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही, तुम्हें रात में ही चले आना था। खैर बताओ अब तुम आ रही हो। मैंने कहा आप जब कहेंगे। तातुस बोले अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई और घर जाके एक रिक्शे में अपना सामान लाद कर बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पे तैयार हो गए, आगे पता नहीं क्या हो। देखिए नेक दिल इंसान आज भी संसार में मौजूद है। उन्होंने कहा कि तुम रात को ही क्यों नहीं आ गई, अगर रात को आ गई होती तो क्या परेशानी, अपना ही घर, मैंने तुमको बेटी माना। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान मैं जमा कर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा, हंसते हुए बोले तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे यानी उनके लड़के खाएंगे। तातुस बोले रात को एक बार नीचे एक गरम रोटी खिला सकोगी। तभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तुम जो खाना बना जाती थी उसी में रात को खाना पड़ा। अब तो अच्छा है तुम्हारे आने से, क्योंकि अब रात का खाना भी गर्मा गर्म हमें मिलेगा, क्योंकि अब तुम यहीं आ गई हो तो हम दोनों को गर्मा गर्म खाना खिला सकोगे। इसके बाद कहती है कि मैं खाना वाना अन्य सभी काम को अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक छत मिल गई थी। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। तो ये मिल गया था। सारा दिन एक काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठ जाती हो तो पूछते हैं बच्चों को कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करो, आओ जल्दी आओ, इतनी देर हो गई है अभी तक कुछ खाया नहीं। फिर कहते हैं थोड़ा सा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। कितना ख्याल करते हैं, कुछ खाया कि नहीं खाया, बच्चों को दूध दे दो। शायद अपने घरों में वो दूध की व्यवस्था नहीं कर पाती थी, लेकिन यहाँ पे तातुस के घरों में बच्चों को दूध भी मिलने वाला था। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा था। कितना परिवर्तन हो गया था। आज भी दुनिया अच्छी क्यों है, क्योंकि आज भी लोग अच्छे हैं। दुनिया इतनी अच्छी न होती अगर लोग अच्छे न होते। ये है कि बुरे लोग हैं इसलिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अच्छे लोग हैं इसलिए दुनिया भी अच्छी नज़र आती है। तातुस एक दिन कहा देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, तुमसे पूर्व भी तुमने देखा ही एक बंगाली औरत काम करती थी, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। फिर बोले देखो तुम कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर एक लड़की हो, इस घर किसी और घर की गैर हो, तुम अपना ही समझकर मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैं सोचा भला यहाँ भी कोई कहने की बात है, ये तो मैं जानती हूँ कि मैं आकर यहाँ पे कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, कभी मेरी तबीयत खराब होती थी तो तातुस चिंता में पड़ जाते थे और मेरे कुछ काम स्वयं ही करने पड़ते थे। कहती है कोई कहने की बात नहीं है, मुझे जानकारी है कि सभी लोग मुझे परिवार जैसा मानते हैं, जानते हैं। और कभी भी लेखिका बीमार पड़ जाती थी तो तातुस स्वयं ही काम करते हैं। आज लोगों में ऐसा कहाँ है, लोग कहते हैं नौकर रखे हैं, भले तबीयत पैसा नहीं लेता है, भले तबीयत खराब है वो भी काम करे, इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन इसके विपरीत भी वह चाहते थे कि आराम देते थे नौकरानी को भी। मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते थे,
डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता था, पर्ची लाकर तातो उसको दे देती थी, वो जल्दी से मेरे लिए दवा लाते थे। दवाई नहीं लाते थे बल्कि किस समय दवा खानी है निकाल कर देते भी थे। मेरा आनाकानी करने पे ज़बरन खिला भी देते थे। मेरे बच्चे बीमार पड़ते थे तब भी वो फौरन उनके लिए दवा लाते थे। घर में काम करने वालों की इतनी अच्छी तरह रखे मैंने कभी नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वगड़े किसी चीज़ का अभाव हो तो वे लोग मुझे नहीं होने देते थे। मैं सोचती थी इतने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार सब नर नहीं होते एक समाना। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छे लोग हैं फिर मुझे मिलेंगे या नहीं, ऐसे दुनिया में और लोग कहीं मिलेंगे कि नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी मुझे कभी कभी मेरा मन उदास होता था। 2 मास में मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। बड़ा लड़का चूंकि बाहर चला गया था, कोई खबर नहीं मिली थी। तातूस शायद यही समझाते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर मिलती क्यों नहीं? 1 2 बार 3 बार वो पूछ ही रहे थे। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा करके बोली। मैं बोली मुझे पता नहीं वो कहाँ रहता है। तातूस चौंक बोले, क्या बेबी तुम्हारा लड़का है और तुम्हें पता ही नहीं है वो कहाँ रहता है? मैंने कहा जो लोग गए थे ले गए थे मेरे पास ही रहते थे। मुझसे पूछा, उन्होंने बताया था कि वो किस जगह रहता था, लेकिन वो घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। जो नंबर बताए थे मैं वहाँ गई थी 1 बार कई बार, लेकिन घूम फिर कर लौट आई। बस इतना सुना है उस घर के मालिक की कहीं दवा की दुकान है। मैं 1 2 लोगों से पूछा भी, लेकिन ठीक से पता नहीं चला। तातूस बोले, ये कोई बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लड़के का पता जरूर लगाऊंगा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे छोड़ने से पहले उन्हें तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था। लड़का है, छोटा है, इस तरह दूसरों के हाथों में सौंप रही हो, कम से कम तुम्हें उसके बारे में जानना ही चाहिए। तुम्हें पता है ना जाने के लिए क्या हो सकता है? उसकी बातें सुनकर, उनकी बातें सुनकर मैं चुप रही और कुछ क्षण बाद वो बिना कुछ बताए बाहर चले गए और 3 घंटे बाद लौटे। और आते ही घर पे वो फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना किसी से बात कर रहे थे, साथ साथ मुझे भी बुला रहे थे। देखिए यही आत्मीयता होती है। उन्होंने समझाया है कि तुम्हें बच्चे को इस तरह नहीं अकेले छोड़ना चाहिए। अगर किसी के साथ भी भेज रही हो तो कम से कम उस व्यक्ति जिसके साथ जा रहा है उसका ठीक ठीक तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक ठीक उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। बेबी सुनो, मैंने सोचा कि मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो फ़ोन पे बात किए जा रहे थे। बात करते करते वो मुझसे बोले, लो बात कर लो। मैं पूछा कौन है, किससे बात करूं? वो बोले बात करो ना, देखो कौन है। मैं फ़ोन कान से लगाया था तब नहीं हेलो हेलो किए जा रहा था, आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान से फ़ोन हटाकर मैंने ताते से पूछा कौन है, कौन बात कर रहा है? बोले अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली, है मेरा बाबू। फिर फ़ोन कान से लगा कर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वो बोला माँ? माँ कौन? बेबी माँ? बोली हाँ बेटी, हाँ बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। बेटा तू कैसा है? बोल। माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं अच्छी तरह से हूँ। उसकी बातें मुझे ऐसा लड़का लग रहा था कि मेरा लड़का अब बड़ा हो गया था। बातों से देखिए लड़के बड़े हो जाते हैं, सहारे बन जाते हैं। हर माता पिता की अभिलाषा होती है कि उसके बच्चे उसके सहारा बन जाए। बेबी को भी आभास हो रहा था कि उसकी माँ बढ़ रही। मैं बोली हाँ देख लेती हूँ, अच्छा लगता है। वो बोले तो कब बताओ, तुम कब जाकर देखोगी? तातूस ने कहा बात कर ली, लेकिन बात करने से केवल काम चलने वाला नहीं है। तुम्हें चलकर उससे जो मिलना होगा, तुम्हें मिलना जरूर चाहिए। कुछ दिन बाद वो अपने लड़के से एक दिन मिलने गए तो देखा वो पौधों को पानी दे रहा था। मुझे नहीं लगा कि वो ठीक से वहाँ है। मैंने सोचा इन लोगों की उम्र ही काम करने की है, इसे दवा पे मेडिकल स्टोर पे रहना चाहिए, घरेलू काम कर रहा है।
लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे परिणाम किया, संस्कारित लड़का था, आकर परिणाम किया और मैं चलने लगी तो उदास हो गया। मैंने सोचा कि उसे अब घर पे नहीं रखूंगी, जैसा भी हो अपने पास ही रखूंगी। तातू शायद ये समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझे फ़ोन कर हाल चाल लेने के लिए कहते थे, क्योंकि सोचती थी कि अपने पास ही रखूंगी। तातूस भी इस बात को भली भांति जानते थे। मैं इनसे फ़ोन करके कहती थी, सिर्फ वो जानना चाहती थी मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर का नंबर है। मैं सोचकर बात टाल जाती थी, कहीं बिना बताए मेरे पास आ गया तो तातूस क्या सोचेंगे। ऑलरेडी हम लोग रह रहे हैं, क्या कम एहसान है अगर वो फिर पुनः आ गया, ये भी कभी मिलने के बहाने आ गया और रहने की इच्छा जाहिर कर दी तो क्या होगा। बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस उस लड़के की उम्र जो है कभी नहीं रखा है। उनकी बातें सुनकर मैं कभी दुखी करती थी। कभी कभी कहते थे कि मैं घरेलू नौकर के रूप में बच्चों से काम कराना यानी बाल श्रम जो है एक कानूनी दायरा है, क्योंकि ये अपराध है। तो कहते हैं इस उम्र के लड़कों को मैंने कभी भी नहीं रखा है, अपने लड़के को कुछ दिन के लिए ले आओ। कभी कभी क्यों नहीं करते, मुझे और मेरे बाकी बच्चों को इतना चाहते हैं, वो मेरा बड़ा लड़का ही उन्हें क्यों भारी लगता है। मेरे समझ में कुछ नहीं पाती, कुछ आता नहीं था और मैं कुछ कह भी नहीं पाती थी। तो यहीं पे हम सभी को विराम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन अगर ज़्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा सभी चीज़ें, क्योंकि कथानक बहुत बड़ा है। तो इस तरह आपने देखा कि वो लड़के से मिलवा दिए, फ़ोन से वार्ता करा दिए, लेकिन जो है कहते हैं कि इस उम्र के लड़कों को मैंने काम पे नहीं रखा है। तो ये भावनाओं को भी समझ नहीं पा रही है कि क्यों बाकी दोनों लड़कों से इतना अधिक स्नेह करते हैं, लेकिन बड़े लड़कों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं, चूँकि लेखिका असमंजस में। तो इस तरह देख रहे हैं उसकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई है। उसे शौच के लिए तमाम परेशान होना पड़ता था, तो पहले उपयोग की अनुमति दे दिए थे, बाद में जब उसका घर तोड़ दिया गया उसे रहने के लिए छत दे दिए, खाना शाम को भी उनको भी मिल जाता था। कभी कभी खाना जो चीज़ें हो जाती थी उसे भी देने की जो है दे देते थे। बीमार होने पे दवा लाते थे, उसके बच्चों को दवा लाते थे। लेकिन बड़े लड़के के बारे में क्या सोच रहे थे, हम नेक्स्ट भाग वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहीं तक, ओके बाय, धन्यवाद।